हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज की क्लास में हम हिस्टैरिसीस मोटर समझने वाले हैं। हिस्टैरिसीस मोटर कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे दिखाई देता है और उसके क्या एप्लीकेशन हैं, ये चीज़ें हम आज की क्लास में हम देखेंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को कृपया पूरा देखें और यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। प्लीज वॉच फुल वीडियो नाउ। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि डेफिनेशन क्या होती है हिस्टैरिसीस मोटर की, है ना। और हिस्टैरिसीस मोटर को हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर क्या है? बेसिकली सिंक्रोनस मोटर ही है। और सिंक्रोनस मोटर का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड, है ना। सिंक्रोनस मोटर का क्या मतलब है? कांस्टेंट स्पीड। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, सिंक्रोनस मोटर कहने का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम डिफरेंट मोटर को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें एक टर्म आ जाए कि ये सिंक्रोनस मोटर है, तो हमें सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर का मतलब समझ में आना चाहिए। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट स्पीड देती है। उस स्पीड को हम ns से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हिस्टैरिसीस मोटर क्या है? एक सिंक्रोनस मोटर है, या फिर हम कह सकते हैं कि हिस्टैरिसीस मोटर एक हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड से रन करती है। इट हैज यूनिफॉर्म एयर गैप विदाउट डीसी एक्साइटेशन। इस मोटर में हम कोई भी डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इट्स ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द हिस्टैरिसीस मैग्नेटाइजेशन डेवलपमेंट। आपने हिस्टैरिसीस कर्व देखा होगा जिसको हम बीएच कर्व भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह का हमारा हिस्टैरिसीस कर्व होता है और इसकी वर्किंग जो है क्या है, इस हिस्टैरिसीस कर्व या इस हिस्टैरिसीस मैग्नेटाइजेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस कर्व क्या है ये हम कभी किसी और लेक्चर में समझ लेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि कैसे हिस्टैरिसीस मैग्नेटाइजेशन डेवलपमेंट में काम करती है। नाउ काम टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्टैरिसीस मोटर। देखिए, किसी भी मोटर के कंस्ट्रक्शन में बहुत ही सिंपल सी चीज है कि उसमें हमारे पास रोटर होगा ही होगा, है ना। स्टेटर भी होगा, ठीक है, और शाफ्ट भी होगा। ये चीजें तो निश्चित रूप से अवेलेबल होगी, योग भी होगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी बेसिक थिंग्स। लेकिन यहाँ पर मोटर क्या है? इट इज अ नॉन सेलियंट पोल स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, है ना। कौन सी है? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, विदाउट रोटर वाइंडिंग। ध्यान रखना भाई, इसमें कोई भी रोटर, इसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज सप्लाई, स्टेटर एंड अ कैपेसिटर टू डेवलप द टू फेज सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग फील्ड। देखिए, मान लीजिए जैसे कि इसमें कहा है कि इसमें रोटर नहीं होता, है ना। अब ये हमारा स्टेटर है, इसको ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा स्टेटर है। अब इस स्टेटर में यदि रोटर नहीं है तो फिर रोटर रोटर है, रोटर में वाइंडिंग नहीं है ना। स्टेटर में रोटर है लेकिन मशीन में रोटर है लेकिन रोटर में वाइंडिंग नहीं है। तो ऐसी मोटर को यदि हम रोटेट कराएंगे तो वो रोटेट होगी कैसे? तो इसके रोटेशन के लिए, क्योंकि रोटेशन के लिए हमें दो फील्ड चाहिए, एक तो स्टेटर का फील्ड चाहिए, है ना, और दूसरा क्या चाहिए हमें? रोटर की फील्ड चाहिए। अब रोटर में यहाँ पे वाइंडिंग है नहीं, तो रोटेटिंग फ्लक्स कैसे क्रिएट होगा, रोटेटिंग फील्ड कैसे क्रिएट होगी? तो वो रोटेटिंग फील्ड हमारे कैपेसिटर की हेल्प से क्रिएट होगी। वो ये कैपेसिटर क्या करेगा? इस एक फेज को दो फेज में या एक फ्लक्स को दो फ्लक्स में स्प्लिट अप कर देगा और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हिस्टैरिसीस ऐसी मोटर है जिसके रोटर में वाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। ये यहाँ पर मैंने पार्ट्स ऑफ, सॉरी, यहाँ पर सेडेड पोल मोटर लिखा हुआ है, ये हिस्टैरिसीस मोटर है, ये गलत लिखा गया है ना। दिस इज द हिस्टैरिसीस मोटर। तो पार्ट्स ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर है। ये पार्ट्स बहुत कॉमन है, मैंने आपको पहले ही बताया। यदि हम इस राइट सेक्शन से आए तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रेम को देखते हैं। सो दिस इज द फ्रेम, इसको मैं नंबर 1 दूंगा, ये हमारी आउटर फ्रेम है ना। उसके बाद हमारे पास स्टेटर है, ये नंबर 2,
है ना। इस स्टेटर, ये स्टेटर ही बेसिकली क्या होता है, हार्ड कोर होता है। इस स्टेटर में स्लॉट बनाए जाते हैं और उस स्लॉट के अंदर, है ना, ये तो हम इसको तीसरा नंबर देंगे स्टेटर कोर। इस स्टेटर को कोर के अंदर क्या बना, स्लॉट बनाए जाते हैं और इस स्लॉट में क्या करते हैं, स्टेटर वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेटर वाइंडिंग हो गई। ये रोटर इसके इनसाइड यहाँ पे रहेगा, ये शाफ्ट है और ये शाफ्ट के ऊपर क्या है, बेयरिंग है। ठीक है, तो ये मैं इसको बेयरिंग को नंबर 5 दे देता हूँ। ठीक है, और रोटर को नंबर 6 दे देता हूँ। तो बेयरिंग के ऊपर रोटर है हमारा और ये हमारी एंड कैप है, इसको मैं 7 नंबर दे देता हूँ। जस्ट टू ओनली अंडरस्टैंड, ये नंबर का कोई ऐसा है नहीं, बट जिस तरह सीक्वेंस में अरेंज है हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसी सीक्वेंस में मैंने इसको यहाँ पे नंबरिंग कर दी है। तो ये सब कॉमन पार्ट्स है। अब देखो ये जो रोटर है, इस रोटर में आपको कोई भी स्लॉट नजर नहीं आ रहा है, देयर इज नो स्लॉट्स, है ना। इसका स्लॉट नहीं है, इसका मतलब इसमें वाइंडिंग भी नहीं है। तो रोटर को देखकर भी हम ये जान पहचान सकते हैं कि कैस कौन, ये किस तरह की मोटर होगी। यदि हमने रोटर इसको ओपन किया तो आप देखेंगे इसमें कोई स्लॉट नहीं मिलेंगे आपको, कोई वाइंडिंग नहीं मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये रोटर क्या है, हमारी हिस्टैरिसीस मोटर है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो क्या है, क्योंकि थ्योरी किताबें हमेशा आपके सामने नहीं रहती, तो हमें मशीन को देखते समझते आना चाहिए। मैं आपको पहले भी बार बार बता रहा हूँ, है ना। जो स्टूडेंट डिप्लोमा के हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिप्लोमा कैंडिडेट्स को ऐसी छोटी छोटी चीजें निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। सो हाउ टू आइडेंटिफाई द मोटर, यहाँ पे देखो आपको कोई स्लॉट नहीं है तो इसमें रोटर वाइंडिंग नहीं है, और ये ऐसी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं है वो हमारी क्या होगी, हिस्टैरिसीस मोटर होगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि इसके आगे क्या है। आगे हम इसमें है वर्किंग, कि वर्किंग कैसे हम समझेंगे इसकी। तो वर्किंग बहुत ही एकदम सिंपल तो नहीं कह सकता मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। द रिवॉल्विंग स्टेटर फ्लक्स मैग्नेटाइज द रोटर, but due to the effect of hysteresis, the axis of magnetization of rotor lags behind the axis of stator field by hysteresis lag angle। देखिए मैं ये क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पहले एक बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना था। ये हमारा पीएच कर्व है। ठीक है, मैं यहाँ पे पीएच कर्व बना रहा हूँ, बहुत अच्छा शेप में तो नहीं बन पाएगा लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बीएच कर्व बना दें। ठीक है, ये समझो हमारा बीएच कर्व है। ठीक है, अब ये हमारा स्टेटर एक्सिस है, स्टेटर फ्लक्स का एक्सिस समझो इसको। ठीक है, और इसका एक्सिस क्या होगा, इसका एक्सिस ये होगा, है ना। तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में एक एंगल आ गया, इसको मैं थीटा नाम दे दूं। ठीक है, ये एक्सिस कौन सा हो गया, मेरा हिस्टैरिसीस एक्सिस। ये एक्सिस कौन सा हो गया, हिस्टैरिसीस एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया, है ना। ये अब हिस्टैरिसीस का इफेक्ट क्यों आया, हिस्टैरिसीस इफेक्ट उन सारे मैग्नेटिक मटेरियल में आ जाता है जिससे वो किसी मैग्नेटिक फ्लक्स उससे कोई लिंक होता है। तो यहाँ पर मैं पिछले स्लाइड पर आ रहा हूँ, तो देखते हैं इसको हम पिछली स्लाइड पर। हाँ, इस स्लाइड पे देखिए, जैसे ये रोटर है हमारा, है ना, ये जो रोटर है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। अब ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स के इंटरेक्शन में आएगा तो डेफिनेटली इसमें हिस्टैरिसीस कर्व क्रिएट होगा। तो एक तो ये स्टेटर के कारण एक फ्लक्स क्रिएट यहाँ पे हुआ, है ना। तो हम कह लेंगे कि ये स्टेटर फ्लक्स हो गया, है ना, ऐसे समझ लीजिए स्टेटर फ्लक्स हो गया। ठीक है, अब इस रोटर में क्या हो, तो इसका अपना एक एक्सिस हो गया, मान लिया मैंने ये एक्सिस हो गया इसका। ठीक है, और ये रोटर है, तो इस रोटर में हिस्टैरिसीस कर्व आएगा, हिस्टैरिसीस इफेक्ट आएगा। हिस्टैरिसीस इफेक्ट आएगा तो ये मानो कि ये वाला कर्व हो गया हिस्टैरिसीस का, हिस्टैरिसीस एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस एंगल इज बेसिकली कॉल्ड एज, हाँ, इस एंगल को हम बोल देंगे थीटा एंगल या फिर हिस्टैरिसीस एंगल। तो एंगल कैसे क्रिएट हुआ, एंगल इस तरह क्रिएट हुआ, है ना। तो एंगल क्रिएट होने से क्या हो जाएगा, दो टॉर्क यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, एक हो जाएगा हिस्टैरिसीस टॉर्क और एक हो जाएगा इस रोटर का टॉर्क। तो देखिए आगे हमने लिखा हुआ है इसमें किस तरह हमारे पास ये टॉर्क नहीं है। तो दिस इज द थ्योरी हियर। अब कंपेयर करें उस डायग्राम को, यहाँ पे द रिवॉल्विंग स्टेटर फ्लक्स मैग्नेटाइजिंग द रोटर, but due to effect of hysteresis axis,
The magnetization of the rotor angle lags behind the axis of stator field by hysteresis angle, hysteresis lag angle. ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो, अब दो टॉर्क हो जाएंगे, स्टेटर फील्ड हो गई और रोटर फील्ड हो गई, दो टॉर्क, दोनों टॉर्क का इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन टॉर्क हिस्टेरेसिस टाउ जिसको हम कहेंगे, बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फील्ड बीइंग प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टेटर। जैसे मान लीजिए मैं टॉर्क को, एक ये टॉर्क लिया मैंने, ये स्टेटर टॉर्क ले लिया है ना, और ये मैंने ले लिया रोटर टॉर्क, और इसके मल्टीप्लिकेशन में मैंने ले लिया साइन थीटा, इस तरह का। सो दिस द इंटरेक्शन टॉर्क इज बेसिकली इज इक्वल टू दिस, ओके, स्टेटर टॉर्क plus into rotor torque into sin theta, okay, the rotor flux and the sine of hysteresis angle which is always constant, है ना, ये क्या है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज द वर्किंग, जो वर्किंग में क्या है, दो एक्सिस क्रिएट हो रही है, स्टेटर एक्सिस, एक रोटर एक्सिस, उनके बीच में एंगल थीटा, है ना, एंड द इंटरेक्शन टॉर्क व्हिच इज क्रिएटिंग हियर, interaction torque ti जिसको मैं बोल दूंगा, interaction torque is basically the proportional to the product of the stator torque and rotor torque into sin theta, okay, so very simple, okay, so this is the working concept here कि हमारे पास rotating flux और rotating torque definitely create होना चाहिए किसी भी मोटर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। now see in the next slide, अब देखिए जो रोटर है हमारा, उसमें वाइंडिंग तो है नहीं, वाइंडिंग नहीं है, और वो हार्ड कोर है ना, इसलिए स्टील का कोर है, तो उसमें क्या होगा, ईडी करंट फ्लो होगा। द ईडी करंट टॉर्क इज आल्सो अवेलेबल, या ईडी टॉर्क इज अवेलेबल एट द स्टार्टिंग। तो शुरू में क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क में हमारा ईडी करंट भी रहेगा। मोटर स्टार्ट ड्यू टू बोथ टॉर्क, हिस्टेरेसिस एंड द रोटर, है ना, जो मोटर स्टार्ट होती है वो हिस्टेरेसिस और रोटर टॉर्क के कारण होती है। तो फिर ईडी करंट के कारण भी कोई टॉर्क क्रिएट होगा, वो कहाँ जाएगा, तो वो समझिए कि कहाँ वो गायब हो गया। अभी मैंने यहाँ पे लिखा और कि ईडी करंट टॉर्क आया, अब ईडी करंट टॉर्क गया कहाँ, तो वो समझिए, एट सिंक्रोनस स्पीड देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन, नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो ईडी करंट। देखो क्या होता है जब सिंक्रोनस स्पीड आती है ना, उस समय क्या होगा कि जो हमारा जो स्टेटर फ्लक्स है, जो रोटर फ्लक्स है, उन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो आप जैसे यहाँ पे आप समझने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, मैं डायग्राम, बहुत ही सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं डायग्राम बनाना, ठीक है। अब आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे दो फील्ड है, एक ये स्टेटर फील्ड हो गई, है ना, और एक ही रोटर फील्ड हो गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो वो सिंक्रोनस स्पीड से एक साथ जीरो हो रही, मतलब क्या है, स्पीड ऑफ रोटर एंड स्पीड ऑफ स्टेटर एंड स्पीड ऑफ रोटर बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो स्लिप जीरो हो जाएगी और कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी, एकदम एक जैसे चलेगी। तो ईडी करंट मतलब रोटर के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो रोटर में कोई भी क्या होगा, करंट डेवलप नहीं होगा, कोई करंट डेवलप नहीं होगा, तो ईडी करंट टॉर्क क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। सो वी कैन से at synchronous speed, there is no relative motion, there is no eddy current, torque, and therefore motor runs at synchronous speed। आप क्या करेगी, मोटर synchronous speed पर रन करेगी, and due to only hysteresis torque। अब कौन सा टॉर्क रहेगा इसमें, सिर्फ hysteresis torque, क्योंकि रोटर टॉर्क का फंक्शन खत्म हो गया। So motor is basically running through the hysteresis torque। Okay, so this is the working, ओके। उम्मीद है आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, नहीं तो लेक्चर को क्या है दोबारा सुन लिया करें यदि समझ, क्योंकि देखिए टेक्निकली थोड़ा सा टफ पड़ता है। यदि आपका इमेजिनेशन पावर कमजोर रहेगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, बट यहाँ पे मैं जो चीजें बता रहा हूँ उसके लिए आपकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी काम करनी चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज द हिस्टेरेसिस कर्व एंड ऑल दिस, और उसके एक्सेस कैसे ड्रॉ होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। नाउ कम टू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यहाँ पे सिंपल है, टाइमिंग डिवाइसेस, है ना, आपको पता है बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें हम टाइम डिले प्रोवाइड करते हैं, टाइमिंग से ऑपरेट कराते हैं, है ना। तो देयर आर सो मेनी circuits where the timing devices are required। इलेक्ट्रिक क्लॉक्स तो ऑलरेडी ये टाइमिंग है तो इसमें खुद ही लगेगा। टेप डेक्स
ये आपने टैप रिकॉर्डर्स देखे होंगे पहले के, उसमें भी हमारे हिस्टेरेसिस मोटर लगी होती है। एंड प्रिसीजन ऑडियो इक्विपमेंट, तो बहुत सारे प्रिसाइज ऑडियो इक्विपमेंट होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी एक्यूरेसी हमें रिक्वायर्ड होती है, प्रिसीजन रिक्वायर्ड होता है, वो ऐसे इक्विपमेंट्स में हम हिस्टेरेसिस मोटर को यूज करते हैं। वाई? क्योंकि बेनिफिट इसका ये है कि सिर्फ हिस्टेरेसिस टॉर्क से रन कर रहा है, बाकी किसी और चीज का इसमें इंटरेक्शन नहीं है, तो हमें एकदम इंटरप्शन फ्री और इजी कंट्रोलिंग इसमें मिलती है। सो दैट दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द हिस्टेरेसिस मोटर। ठीक, अब जहां तक हो सके आपको निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप प्लीज एक बार इसको दोबारा देख लिया करें वीडियो, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ वो बहुत ही कंक्लूड करके दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा थ्योरी बना के नहीं दे रहा हूँ। बस आप एक बार अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए कि हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, बेसिक डेफिनेशंस, तो आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज लाइक माय लेक्चर एंड share with your friends. Please subscribe the channel. Okay, thank you listening this lecture once again.